नमस्कार दोस्तों, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 6 आज का हमारा टॉपिक रहेगा। 1 2 3 4 5 ये हमने पूरे कर लिए। आप लोगों ने उन्हें पढ़ा भी होगा, तो अगर आप उनको देखेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो 11th क्लास का चैप्टर है, जेई मेंस और नीट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसमें पार्ट 1 2 3 4 5 में जो टॉपिक्स है उन्हें छोटे छोटे नोट्स बना करके और कंप्लीट किया गया है। केमिकल इक्विलिब्रियम के पार्ट 6 में जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करने वाले हैं वो इस तरह से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी केसी या केपी की वैल्यू को कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे कोई रिएक्टेंट डिकम्पोज होके प्रोडक्ट बनाता है तो उसका कितना पार्ट उस केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोज होता है, उससे हम निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिल्कुल सही समझे आप, जिसमें हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं डिसोशिएट मोल अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू, बिल्कुल वही है। उसके बाद में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उन दोनों से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आएगा इस क्लास में। आप देखिए, न्यूमेरिकल्स बहुत ही आपको हेल्प करेंगे, स्पेशली जेई मेंस एडवांस और नीट की क्लासेस के लिए और बोर्ड की क्लासेस के लिए। तो हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं हमारी क्लास को। तो नंबर 1 हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स दोस्तों दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 होता है टेम्परेचर, यानी कि अगर कोई इक्वेशन गिवन है और हम उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो केमिकल या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और केपी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। लेकिन टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए तो फिर केसी और केपी की वैल्यू चेंज होती है। सो नंबर 1 फैक्टर है टेम्परेचर। नंबर 2 फैक्टर होता है हमारे पास में वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो नंबर जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट टॉपिक में मैंने क्या लिखा है, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, प्रेशर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कि किस डायरेक्शन से वो इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करती है, प्रेशर एंड वॉल्यूम इन पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर जो डिपेंड करता है उसको हम इस रिलेशन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहाँ पर K1 टेम्परेचर T1 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड K2 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। डेल्टा H इट इज़ द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, R इज द गैस कांस्टेंट। ये आपको पता है, डेल्टा H अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा H नेगेटिव है देन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर जो इफेक्ट आता है वो हम आगे इसी एक्सप्रेशन से स्टडी करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि थर्ड पे, इफ़ टेम्परेचर इज कांस्टेंट और रिएक्शन को लिखने का जो तरीका है अगर वो हम चेंज कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर इस पार्ट को हम 3 डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू स्टडी करते हैं। नंबर 1 है जिसमें जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन है, इसमें ए से बी बनता है और इसका केसी निकालने का फॉर्मूला होता है B/A। इसी को हमने रिवर्स कर दिया, यानी या बी को जो ए कर दिया, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेंज कर दिया, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो केसी डैश निकालेंगे फॉर दिस केमिकल इक्वेशन। और फिर हम देखते हैं कि केसी डैश आता है A/B। इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो ये 1/B/A हो जाता है, और B/A जो है वो केसी के बराबर है। यानी रिएक्शन को अगर हम इन्वर्स कर दें तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1/KC के बराबर आती है। जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल लिया है कि केसी की वैल्यू है इतनी फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। अब हमें इस रिएक्शन के लिए केसी निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि रिएक्शन को पलट दिया गया है, यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट या प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दिया, या ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम देखेंगे कि इक्वेशन सेकेंड इज ऑब्टेन्ड बाय द नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इसमें लिखेंगे कि बाद वाले का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पहले वाले के 1 में आ जाता है। तो हम इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों इसी में सेकेंड जो पार्ट है यानी बी पॉइंट है, उस पर हम बात करते हैं कि
ए से बी बनता है उसका Kc निकलेंगे इस तरह से। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को किसी नंबर यानी कि n से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन सेकंड बनती है, यानी इस इक्वेशन को हमने n से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिलती है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम सेकंड का कांस्टेंट लिखते हैं तो ये आता है यस b पावर n एंड a पावर n। अगर हम n को होल पावर में ले जाएं तो इस तरह से होगा, और b बाय a जो यहाँ पर Kc है उसकी वैल्यू है तो Kc की पावर n। यानी हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन सेकंड ऑब्टेन होती है जब हम इक्वेशन फर्स्ट को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड का कांस्टेंट फर्स्ट के कांस्टेंट की पावर में n आ जाता है, यानी Kc डैश विल बी इक्वल टू Kc पावर n। जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन है, इसके अंदर Kc की वैल्यू 9 है। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या किया है आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया तब हमें सेकंड इक्वेशन मिली। इसका मतलब फर्स्ट का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी पावर में आ जाएगा 2, यानी कि 9 पावर 2 दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेकंड इक्वेशन एंड इसकी वैल्यू होती है 81। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, SO2 एंड O2 दोनों की रिएक्शन से बनता है SO3। इसका Kc या K गिवन है 4 × 10⁴। फिर हमसे पूछा है कि जो नीचे इक्वेशन है उसका हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर बहुत ही आराम से देख सकते हैं। इसे पहला वाला SO2 है, इसके मल्टीपल में 2 है लेकिन इसके मल्टीपल में 2 नहीं है। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो इक्वेशन सेकंड विल बी इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट इंटू 1/2। तो सेकंड का कांस्टेंट फर्स्ट के कांस्टेंट की पावर होगा 1/2, तो ये आ जाता है 2 × 10⁻²। नाउ इसी का जो पार्ट है उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले पार्ट का जो सी पॉइंट है उसमें यह रहता है कि अगर हम 2 इक्वेशन का सम कर दें और उससे हमें तीसरी इक्वेशन मिले तो दोनों इक्वेशन के सम से जो तीसरी इक्वेशन मिलती है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट एंड सेकंड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीपल के बराबर होता है, जो कि हम यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं। ए से बी बना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, सी से डी इसका K2 है। अब दोनों इक्वेशन का सम किया हमने तो हमें मिला a + c और इधर b + d इसका K3 है। तो हम तीनों में रिलेशन देखेंगे तो हमें मिलेगा K3 विल बी इक्वल टू K1 × K2। कैसे? तो K1 ऐसे लिखा जाएगा इस इक्वेशन के लिए, K2 लिखा जाएगा सेकंड इक्वेशन के लिए और K3 लिखा जाएगा थर्ड इक्वेशन के लिए। तो इनके एक्सप्रेशन हो गए। अब हम देख रहे हैं कि b/a, यस b/a इट इज़ इक्वल टू K1 जो कि यहाँ पर है। ऐसे ही d/c जो d/c है दिस इज इक्वल टू K2, तो ये हो जाता है K1 × K2, यानी K3 विल बी इक्वल टू K1 × K2। तो K3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है 2a + b से बनता है 2c, इसका K1 है 2 × 10⁻²। सिमिलरली c + 2d गिव्स 2e, इसका K है 3 × 10⁻²। अब दोनों इक्वेशन का सम करके हमें इक्वेशन मिलती है नेक्स्ट थर्ड 2a + b + 2d, तो इसका K3 है। तो इसका क्या होगा? बिल्कुल सही समझे आप, बिल्कुल सही समझे आप। क्या है? K3 विल बी इक्वल टू K1 × K2, यानी कि K3 की जो वैल्यू है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। वेरी गुड। नाउ हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। जैसे मैंने आपको बताया किसी स्पीसीज का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें निकालना है तो उसके डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल के रेशियो से अल्फ़ा की वैल्यू निकलती है। अल्फ़ा को अगर हम परसेंटेज में निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है PCl5 के इनिशियली 5 मोल लिए जाते हैं और इक्विलिब्रियम पर उसमें से 2 मोल डिसोसिएट हो जाते हैं। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? यस बिल्कुल ठीक, 2/5 0.4, और परसेंटेज अल्फ़ा निकालेंगे तो 40%। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पर PCl5 का 40% जो है डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में बदल जाता है। बिल्कुल सही। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, अमोनिया डिसोसिएट हो रहा है, N2 और 3H2 बन रहा है। 0 टाइम पर इसके जो मोल है वो है A मोल, और इक्विलिब्रियम पर A में से 2x माइनस होंगे। क्यों होंगे? यस वेरी गुड, यहाँ पर क्योंकि कोफिशिएंट 2 है इसलिए 2 माइनस होंगे। इसका 1 बनेगा क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, और इसके 3x बनेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है। वेरी गुड। व्हाट विल बी द अल्फ़ा? तो अल्फ़ा अगर हमें निकालना है तो अमोनिया का अल्फ़ा निकालेंगे। अमोनिया के कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं? बिल्कुल ठीक, अमोनिया के मोल डिसोसिएट हुए हैं यहाँ पर 2x मोल, और इनिशियली कितने मोल थे? यस A मोल।
अल्फ़ा इक्वल टू 2x/a। नाउ रिलेशन निकालते हैं, जैसे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड जो थ्योरेटिकल मोलर मास और एक्सपेरिमेंटल मोलर मास है उनके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो किस तरह से रिलेशन है, जैसे यहाँ पर अगर आपको mt और mo की बात करें तो t इज़ द थ्योरेटिकल मोलर मास एंड o इज़ द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसका जैसे हमको अल्फ़ा कैलकुलेट करना है तो अल्फ़ा इक्वल टू होता है mt माइनस एम नोड अपॉन n माइनस 1 इंटू एम नोड। ये जो रिलेशन है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और इसे हमें लर्न कर लेना चाहिए। तो mt इज़ द थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ सब्सटेंस एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास, एवरेज मोलर मास और मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू निकालने का हमारे पास मेथड है, जो हमारे पास प्रोडक्ट है उनके कोफिशिएंट का सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेके मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। PCl5 डिकम्पोज हो रहा है, इससे बनता है PCl3 एंड Cl2। यस, n की वैल्यू होगी 1 + 1 यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी 2। अमोनिया डिसोसिएट हो रहा है, N2 and 3H2 बन रहा है, तो जो प्रोडक्ट है उनके कोफिशिएंट का सम आता है 1 + 3 यानी कि 4 और ये आता है 2, तो ये हो जाता है 2। HI का n निकालोगे डिसोसिएशन का तो ये वैल्यू आएगी 1। यस, कई सारे ऐसे होते हैं जिसमें डेल्टा n की वैल्यू 1 भी होती है या फिर 1 से ज़्यादा भी होती है, 0 नहीं होती है और नेगेटिव भी नहीं होती। सॉरी, डेल्टा n ही n की वैल्यू, डेल्टा n में भी नेगेटिव 0 और 1। जो हमने यहाँ पर अभी रिलेशन लिखा था उस रिलेशन का डेरिवेशन है कि किस तरह से रिलेशन आता है। जैसे यहाँ पर कोई स्पीसीज है AN और वो डिसोसिएट होके बनाता है Na, इसके इनिशियल नंबर ऑफ मोल है A और इधर 0, A-X NX। NX क्यों बना, क्योंकि इसके डिसोसिएशन से Na बनता है, तो X डिसोसिएट होता है तो NX मोल ऑब्टेन होते हैं। यहाँ पर आप अल्फा निकालेंगे तो इट विल बी x/a, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि x मोल डिसोसिएट हुए n के और इनिशियली जो मोल लिया था वो था a। इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल निकालें तो सभी के मोल का सम कर देते हैं। अब हमें पता है कि थ्योरेटिकल जो मोलर मास है वो मोलर मास ऑफ An होगा और ऑब्जर्व्ड मोलर मास एक्चुअली जो पूरा मिक्सचर है उसका मोलर मास होगा। अब हमें ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ An इंटू मोलर मास ऑफ An, मोल्स ऑफ An इंटू मोलर मास ऑफ An अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर। वैल्यूज पुट करते हैं। मोल्स ऑफ An जो इनिशियली थे वो A मोल थे, इसका मोलर मास है mt और टोटल मोल्स ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर है A1 + n-1 अल्फ़ा। इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है अल्फ़ा इक्वल टू mt माइनस एम नोड अपॉन n-1 m नोड। ये जो फॉर्मूला है ये लर्न होना चाहिए। इसमें कंडीशन होती है कि जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। n की वैल्यू क्योंकि 1 हो जाती है तो अल्फ़ा की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर मोलर मास को हम वेपर प्रेशर के साथ रिलेट करें तो अल्फ़ा की वैल्यू वेपर प्रेशर के फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। D इज़ द theoretical vapor pressure and small d is the observed vapor pressure. So students, जैसे हमने ये रिलेशन पढ़ा, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ। इस न्यूमेरिकल में है कि द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4 इज़ 38.3 at 35 degree Celsius temperature. Calculate the number of moles of NO2 at equilibrium if 18.4 ग्राम N2O4 was taken initially. तो सबसे पहले हम जो N2O4 है सॉरी उसका डिकम्पोजिशन होने पर बनते हैं 2NO2, तो इसको बैलेंस करके लिख देते हैं। इनिशियली हम मान लेते हैं कि N2O4 जो है उसके A मोल है और NO2 का 0 मोल है, फिर इसके डिसोसिएट होते हैं X मोल और अल्फ़ा निकालते हैं तो अल्फ़ा विल बी x/a। यहाँ से x की वैल्यू A अल्फ़ा के बराबर आती है,
तो ये हो जाता है A माइनस ए अल्फ़ा और इधर NO2 के मोल होते हैं 2A अल्फ़ा। नाउ ए की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि ए जो है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 है। तो इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, जिससे हम मोल निकालते हैं 0.2 मोल। तो A इक्वल टू 0.2 मोल्स। अब हमें थ्योरेटिकल मोलर मास की ज़रूरत है। तो थ्योरेटिकल मोलर मास एक्चुअली N2O4 का मोलर मास है जिसकी वैल्यू होती है 92। और जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा वो आप जो डेंसिटी गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, क्योंकि वेपर डेंसिटी जो है वो मोलर मास बाय 2 होती है। तो मोलर मास विल बी इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। सो इसकी वैल्यू आ जाती है 17.6। अब हमको अल्फ़ा निकालना है, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू निकाल रहे हैं वो n आती है 2, यानी कि 2/1। तो n की वैल्यू 2 है, ये सही नहीं है। तो n वैल्यू आ जाती है 2। आप इसके अंदर वैल्यू रखते हो mt माइनस MO अपॉन n-1 MO। तो वैल्यू रख करके सोल्व करते हैं तो अल्फ़ा आ जाता है 0.2। अब आपको बोला है कि इक्विलिब्रियम पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 गैस। हम NO2 के भी निकाल सकते हैं, N2O4 के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2A अल्फ़ा है, यहाँ पर 2 होगा, A की वैल्यू 0.2, अल्फ़ा इज ऑल्सो 0.2। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 0.8। वेरी नाइस, बहुत ही इजीली हम इसको सोल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जो हमने अल्फ़ा निकालना और अल्फ़ा के लिए जो रिलेशन पढ़ा है उसका यूज कैसे होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जो वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर है वो है 57.9। देन कैलकुलेट अल्फ़ा ऑफ द PCl5 एंड Kp एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्चुअली इसमें इक्वेशन नहीं लिखी हुई है, इक्वेशन वो है PCl5 डिकम्पोज होता है, यानी ये वाली इक्वेशन हमारे को यूज़ करनी है। तो इसके अंदर डेंसिटी गिवन है, जो स्मॉल डेंसिटी है, तो इससे हम ऑब्जर्व मोलर मास निकालते हैं, यानी कि वेपर डेंसिटी इंटू 2। इसके अलावा थ्योरेटिकल मोलर मास जो कि PCl5 का मोलर मास है और ये होता है 208.5। अब हमें n की वैल्यू निकालना है, बिल्कुल सही है। n की वैल्यू आ जाती है 1.1 + 1/1 इक्वल टू 2। अब हमें अल्फ़ा निकालना है, तो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखो आपको लगेगा कि हाँ ये फॉर्मूला हमने जो सीखा था या लर्न किया था उसका डायरेक्टली यूज़ कैसे होता है टू फाइंड आउट अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है 0.8। इसके बाद PCl5 जो कि डिकम्पोज हो रहा है और उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं और उसके बाद हम इसका Kp कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखेंगे आपकी यहाँ पर Kp को हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है, बहुत सुंदर तरीके से इसको कैलकुलेट किया है। जैसे यहाँ पर PCl5 के मोल्स, PCl5 का पार्शियल प्रेशर, तो इट विल बी इक्वल टू, ये बिल्कुल पहले भी हमने किया हुआ इस तरह का एक्सप्रेशन, जैसे हमारे पार्ट सेकंड थर्ड में हमने इस तरह के एक्सप्रेशन निकालने पड़े थे कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर। तो पूरा इसको कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद Kp की वैल्यू निकालते हैं। तो Kp की जो वैल्यू है उसके लिए फॉर्मूला बनता है α² P/1 - α²। अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है 0.8 है, टोटल प्रेशर जो कि 1 एटमॉस्फेयर है। ये वैल्यूज़ पुट करके हम Kp की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 6 है वो था। अब पार्ट 7 हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में और अगले वीडियो में। थैंक्स।